प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट था, ये तो पहला चैप्टर था। थर्ड कैसे आ जाएगा? थर्ड कौन सा? सर मेरा हाँ? फर्स्ट और थर्ड आया, कोल एंड पेट्रोलियम और क्रॉप फोर है हाँ। थर्ड है ना? नाउ फोर्स एंड प्रेशर हम लोगों ने कर लिया है। हाँ हाँ That is इसके क्वेश्चन आंसर भी कर दिया। हाँ आप लोगों को क्या क्या चल रहा है स्कूल में? सर ब्रिज कोर्स वही चल रहा है। ठीक है, तो हम क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट का थोड़ा रिवीजन करते हैं। पहला चैप्टर फर्स्ट और थर्ड रिवाइज करके इनका भी काम मिल जाएगा। देखो बहुत मैंने दिखाई, मुझे मेरे समझ में नहीं आएगा। सर आप बोलिए। नोट्स वो भी नहीं लाया, पेज भी लाया। हाँ, फाउंटेन से मुश्किल है, इसको पकड़ कैसे ग्रोथ क्या होती है? When plants of same kind, when plants of same kind are cultivated at one place, are लिखने के लिए लिया हूँ। नए में से तो पुराने कितने सारे हैं, वो कितना ध्यान से बिजनेस कर रहा है। देखो उसने पुराने से लिए, नए से तो नहीं ले लिए। और यहाँ से ये सर नए वाले नए से मत लो, अरे मैं पुराने में बल्कि से थोड़ा सा कम हो जाता है, फिर बच्चे लोग उसको ऐसे ही दे देते। ये रखे हैं सब लोग। हाँ When plants of same kind are cultivated, ठीक है, large quantity on a large scale at one place, at one place, the same field on large scale, एक दो पौधे नहीं उगाने, बहुत सारे उगाने, एक ही जगह पे उगाने और एक ही तरीके का उगाना है, सेम काइंड। इट इज कॉल्ड क्रॉप। अब देखिए, तो इंडिया में क्लाइमेटिक कंडीशन अलग अलग होती है। सो इंडिया इज वास्ट कंट्री, इट हैज डिफरेंट सीजन्स, सीजन भी अलग है। एंड डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन। जहाँ कश्मीर में बहुत ठंडक है, वहीं मद्रास में गर्मी है, मॉइस्चर ज़्यादा है। डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन। सो डिफरेंट क्रॉप्स आर ग्रोन इन डिफरेंट सीजन्स। अलग अलग सीजन में, सर्दी का सीजन भी होता है। सो देयर आर विंटर सीजन, रेनी सीजन एंड समर सीजन। इतनी चीजें होती हैं, तो उसी के बेसिस पर सो डिफरेंट क्रॉप्स आर सोन इन डिफरेंट सीजन। सही है, डिफरेंट crops are grown
in different seasons. पहली चीज रबी क्रॉप। रबी क्रॉप क्या होती है? इट इज ग्रोन इन विंटर सीजन। अगर हम देखें जो हमारा ईयर साइकिल है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। तो रबी क्रॉप कब ग्रो की जाती है? अक्टूबर टू मार्च। Yes, it is grown in winter season. ये विंटर सीजन में ग्रो की जाती है। अब देखो अक्टूबर टू मार्च, इस सीजन में ग्रो की जाती है। कुछ चीजें देखो, पहला चैप्टर है साइंस का, इसको फिर से पूरा रिवाइज करना हो चुका है। क्रॉप क्या होता है? जब किसी सिंगल प्लेस पे लार्ज स्केल पे सिंगल कोई भी प्लांट ग्रो किया जाए। अगर गेहूं उगा रहे हो तो गेहूं ही गेहूं बहुत दूर तक लगा दो। एट सिंगल प्लेस, एट वन प्लेस, एट लार्ज स्केल, वन काइंड ऑफ प्लांट्स आर सोन या कल्टीवेटेड। जब एक ही काइंड, समझ में आ गई बात कि नहीं? उसको क्या कहेंगे? क्रॉप कहेंगे। इंडिया एक वास्ट कंट्री है, यहाँ डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन होती हैं। यहाँ पर रेनी सीजन भी होता है, विंटर सीजन भी होता है, और कौन सा सीजन होता है? समर सीजन भी होता है। ऑन दैट बेसिस देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स। पहली क्रॉप कौन सी है? रबी क्रॉप विंटर सीजन में ग्रो की जाती। चेक करो, ये अक्टूबर से कहाँ तक जाएगी बताओ? मार्च तक। पहले 2 महीने में इसको सोन किया जाता है, बोया जाता है, और लास्ट के 2 महीने में इसको हार्वेस्टिंग की जाती है। और बीच में ये इसका फोटो पीरियड है, पके। जैसे गेहूं, मुख्य इसका कौन सा बताइए? रीच, सही है? रीच। तो इसका कौन सा बताइए? अक्टूबर टू मार्च। तो इसमें क्या किया जाएगा? अक्टूबर नवंबर इसको सो कर लो। अक्टूबर एंड नवंबर इट इज सोइंग पीरियड, इसको बोना है। फिर इसके बाद दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ठीक है? फिर क्या होगा? दिसंबर टू जनवरी, ये इसका फोटो पीरियड है। फोटो पीरियड का तुम लोग मतलब समझते हो? फोटोसिंथेसिस। पकेगा, मतलब फोटो पीरियड का मतलब धूप पड़ेगी तो पकेगा, हाँ। फोटोसिंथेसिस करेगा। और उसके बाद फरवरी और मार्च में क्या होगा? फरवरी और मार्च में इसको हार्वेस्ट कर लेंगे। ठीक है, इसकी हार्वेस्टिंग हो जाएगी। ठीक है, इसको कहते हैं बुआई। बोने को क्या कहेंगे? और इसको कहेंगे कटाई। कटाई, हाँ। दैट इज कटिंग। अभी से पक जाएगा फसल, ठीक है? अच्छा, अब इसकी कुछ फसलें कौन सी हैं? ये विंटर क्रॉप है, एंड इसकी व्हीट, ग्राम, इट्स क्रॉप्स आर। रबी क्रॉप्स कौन सी हैं? व्हीट, ग्राम। इसको ऐसे याद कर लीजिए कि, ठीक है, लिनसीड, रॉ ग्रेप, मसलिन, लिनसीड, ऐसे याद करिए। रॉ ग्रेप और मसलिन, ऐसा। तो अब जरा देखो, रबी क्रॉप में आर ऐसे रबी हो गया, और डब्लू से क्या हो गया? व्हीट। अच्छा, जी आर ए से क्या हो गया? ग्राम। और पी ई से क्या हो गया? किससे? पीस। पी का क्या मतलब है? मटर। और एम यू से क्या हो गया? मस्टर्ड। और एल आई एन, लिन से क्या हो गया? लिनसीड। लिनसीड।
जो अलसी होती है, तो पी मस्टर्ड एंड लिनसीड, ये इसकी मुख्य फसलें हैं, मुख्य गेहूं है। तो सर्दी के मौसम में गेहूं उगाया जाता है। सिर्फ इसको कितनी बारिश की हेमंत जरूरत होती है? इट नीड्स ओनली 1 रेन। अगर 2 रेन हो गए, सर्दी में वैसे बारिश नहीं होती है, लेकिन अगर एक से ज़्यादा 2 रेन हो गई तो बर्बाद हो जाएगी। 2 रेन नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसको सर्दी ज़्यादा चाहिए, ठंडक ज़्यादा चाहिए, और 1 रेन। अगला क्वेश्चन देखो, खरीफ क्रॉप क्या होती है? खरीफ क्रॉप रेनी सीजन क्रॉप है। ओके, नाउ खरीफ क्रॉप देखो, खरीफ क्रॉप इज रेनी सीजन क्रॉप। कब से कब तक होता है? जून टू सितंबर। देखो, खरीफ क्रॉप इट इज रेनी सीजन क्रॉप। आप देख रहे हैं कि ये जून का महीना और बारिश आ चुकी है, तो ये जो 4 महीने हैं ये खरीफ के हैं। यहाँ लिख लें खरीफ। और ये जो 6 महीने हैं ये किसके हैं? रबी के। रबी अक्टूबर से शुरू होती है, मार्च तक जाती है। और ये कहाँ से शुरू होती है? तो जून टू सितंबर तक होती है। ये रेनी सीजन क्रॉप है। इसको ज़्यादा बारिश चाहिए। किन किन चीज़ों को ज़्यादा बारिश चाहिए? सो मेन क्रॉप्स आर सोयाबीन, पैडी तो हो सकता है ना। हाँ, yes. पैडी का मतलब धान। धान की खेती देखिए, लोगों के पैर तक पानी में डूबे रहते हैं। कॉटन पानी ज़्यादा चाहिए होगा। ग्राउंडनट, कॉटन, और कौन कौन सा है? सोयाबीन, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट, कॉटन। ठीक है, तो लिखो ये सारी चीजें हैं। ठीक है, अब देखो पैडी और मेज के बाद क्या लिखा है? ग्राउंडनट, कॉटन। कॉटन है, और कौन सा है? ग्राउंड, ग्राउंड, सोयाबीन, सोयाबीन। ये सारी इसकी फसलें हैं। इसको ऐसे याद करो, PCM और GS, GS। ठीक है, आप चाहे तो ग्रॉसो याद कर सकते हैं। तो ग्राउंडनट और सोयाबीन आ जाएगा। PCM, ग्रॉसो। PCM तो सबको मालूम है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। तो ये पैडी हो जाएगा। C से क्या हो जाएगा? पैडी, कॉटन, और मेज। मेज भी मक्का होता है। तो जिस समय हम लोग धान उगाते हैं, पंजाबी लोग उस समय भुट्टा उगाते हैं, मक्का उगाते हैं। तो अब इसके बाद ग्रॉसो, ग्राउंड, ग्राउंडनट, मूंगफली को भी बहुत पानी चाहिए, और सोयाबीन, सोयाबीन। जो समय बच गया है उन महीनों में आप अप्रैल से जून, इसको कहते हैं जायद क्रॉप, वेजिटेबल क्रॉप। तो तीसरी क्रॉप भी लोग उगा लेते हैं 3 महीने में, जायद क्रॉप। सो इट इज समर सीजन। क्रॉप
इसको हॉर्टिकल्चर कहते हैं। सब्जी उगाने को क्या कहते हैं? Horticulture. हॉर्टिकल्चर। तो लोग सब्जियां उगाते हैं। हॉर्टिकल्चर हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर तो इसमें क्या होता है? क्या होता है? इसमें आप अप्रैल टू जून, ठीक है। अब जरा देखो, इसमें आरुष ये हर 6 महीने दिए गए हैं, लेकिन 5 महीने में ये फसल उगाती है। तो कोई ऐसा किसान है जो बहुत ज्यादा एक्टिव है, वो अक्टूबर में उगा के फरवरी में काट लेगा, और जो लेजी किसान है वो सोया रहेगा, 4-5 में हो जाएगा नवंबर में, तो वो मार्च तक चला जाएगा। तो अक्टूबर में जो उगा रहा है वो फरवरी में ही फसल पा जाएगा, और फिर उसके बाद वो मार्च से 3 महीने उगाएगा, पूरा समय का इस्तेमाल करेगा। 5 महीने में उगाती, लेकिन दिए गए 6 महीने। कुछ लेजी किसान होते हैं, कुछ एक्टिव होते हैं, इसलिए सब। अच्छा, इसमें क्या क्या चीजें हो सकती है बताओ? सभी चीजें, ऑल वेजिटेबल्स। जो ग्रीन वेजिटेबल्स होती है सबसे ज्यादा गर्मी में आती है, ओके, इसके बाद प्रिजर्व कर लिया जाता है। अब जरा देखो क्या क्या प्रैक्टिस फॉलो की जाती है। बेसिक प्रैक्टिसेस फॉलोड इन क्रॉप प्रोडक्शन। क्रॉप प्रोडक्शन उसको कहते हैं एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। So the series of activities followed, क्रॉप प्रोडक्शन series of activities followed in crop production is called, उसे क्या कहेंगे? These are called agricultural practices। ये सारा काम किया जाएगा। क्या आप खेत में जाएंगे तो सबसे पहले बीज ही डाल देंगे कि कुछ और भी करना चाहेंगे? खेत जोतना होगा। यस, तो सबसे पहले आप खेत में जाके देखोगे कि आपकी जमीन लेवल्ड है। ऐसा तो नहीं कि बड़े बड़े क्रम्स हैं, उसको तोड़ना पड़ेगा। हाँ। और जो नीचे मॉइस्चर है, ऊपर तो बिल्कुल सूखी जमीन होगी, उसको पलट दो, तो उसकी टिलिंग खोदना कर पड़ेगा। दो, टिलिंग कर दो, हाँ अपसाइड डाउन, हाँ। लेवलिंग, उसको बैटन से या लकड़ी के फट्टे से लेवल कर दो, ऐसा कर दो। हाँ कुछ नहीं, रस्सी में बांध के फट्टा चला दो, लेवल हो जाएगी। ऐसा आप बुलक जैसे की मदद बुलक से भी कार्ट कर से सकते चलाते हैं, हैं। प्लोइंग कर सकते हैं। फ्लोइंग। हाँ तो प्लोइंग से क्या होगा कि जो भी एयरी हो जाएगी। नहीं तो क्या होता है, जमीन धीरे धीरे उसकी जो हवा होती है ना, पोरोसिटी खत्म होती चली जाती है पानी गिरने से, और जब आप उसको तोड़ देंगे मिट्टी को भुरभुरी हो जाएगी, तो उससे जब जड़ होगी तो उसको हवा पहुंचेगी कि नहीं। ये सारा पहुंच सकती प्रोसेस है। क्या कहलाता है? प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। तो पहला स्टेप क्या है? प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। लिखो इस चीज को, दैट इज प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। इसमें क्या किया जाएगा? इन दिस होगा, इन दिस soil is loosened और tilled, उसकी टिलिंग की जाएगी, tilled या loosened, so that it becomes porous। वो हवादार हो जाएगी, ठीक है। Now, process of turning the soil upside down is called plowing। Turning the soil upside down, ऊपर की मिट्टी नीचे और नीचे की मिट्टी ऊपर, इसे क्या कहेंगे? इसको खेत जोतना कहते हैं। It is called plowing। प्लोइंग भी कह सकते हैं या क्या कह सकते हैं? खेत जोतना। टिलिंग, टिलिंग। खेत जोतना। अच्छा, इसके लिए कन्वेंशनल मेथड्स भी होते हैं जो कि ऑक्स की मदद से किए जाते हैं या बुलक्स की मदद से, और कुछ नए मेथड भी हो सकते हैं। नाउ
In this way, the crumbs, big crumbs are removed. In this way, जो बड़े बड़े मिट्टी के पीस होंगे वो टूट जाएंगे और मिट्टी नहीं हो जाएगी. Big crumbs are broken, टूट जाएंगे. And then soil is leveled. ऐसा ना हो कि पानी एक ही जगह इकट्ठा हो जाए, तब तो फिर तुम जब भी पानी डालोगे कुछ ही पौधे उग पाएंगे, सूख जाएंगे. फिर क्या होगा? And crumbs है CRUMBS, CRUMBS. And soil को क्या करा जाएगा? लेवल कर दिया जाएगा. ठीक है, ये सारा काम हम करेंगे. अच्छा, इसके लिए क्या क्या चीजें यूज की जा सकती हैं? एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट क्या चाहिए अगर आप टिलिंग करना चाहते हैं, बताइए. इम्प्लीमेंट का मतलब है औजार, तो उसके लिए प्लो भी हो सकता है और दूसरा हो. ठीक है, अब जरा देखो, दो अलग अलग चीज है, एक जुआ और एक फावड़ा. दो चीज. तो नाउ लेट अस सी. प्लो को हल भी कह सकते हो. हल नाम सुना है आप लोगों ने? हाँ. तो हल भी कह सकते हो. चलो, नाउ लेट अस सी. ये कन्वेंशनल मेथड है. अदरवाइज आजकल ट्रैक्टर भी आते हैं और उससे फ्लो कर सकते हैं, बट ये पुरानी मेथड है. तो पुरानी मेथड से जब करेंगे तो उसमें कैसे करेंगे कि फ्लो कैसे किया जाएगा. तो फ्लो करने के लिए एक इसमें, ठीक है, किसान रहेगा और वो दो बैलों के साथ क्या करेगा. ठीक है, दैट बिटवीन इन्हीं के जो बैल हैं, इन्हीं के ऊपर दोनों के तो क्या रहेगा, दैट इज सम फ्लो विल बी देयर. ओके, एंड अल्टीमेटली इट इज देखो, अब इन्हीं के ऊपर ऐसे रखा हुआ, क्या आपने देखा है कि वीडियो में दिखाया गया आपको? हाँ. ये इस तरीके से रहेगा रखा. अब फिर ये जहां जहां जाएंगे वहां पीछे चलता चला जाएगा. एंड देयर इज ए फार्मर हु इज, वो इनका क्या करेगा, गाइड करेगा. हाँ, वो इनके पीछे पीछे चलता ही रहेगा. वो इनके पीछे चलता रहेगा. ओके, सो दिस इज फ्लो. फ्लो का कैसा शेप होता है? फ्लो में एक बहुत बड़ा फ्लो शाफ्ट होगा. फ्लो शाफ्ट होगा और इसके बाद एक इस तरीके से फ्लो शेयर होगा जिसके आगे मेटल का कुछ लगा रहेगा, वो जमीन में रहेगा. ये मेटल का या लोहे का रहेगा. तो ये फ्लो शेयर है. फ्लो शेयर है, ठीक है. अब मेटल टिप है. यहाँ पर एयर विल बी टू हुक्स इसी में. तो ये जो ये फ्लो दिखाया गया है, ठीक है, दैट इज फ्लो शाफ्ट है और ये फ्लो शेयर है. ये देखो ऐसे दिखाया जाए. और ये चीज हुक हम किस में रख देंगे, इस लंबे से रख देंगे. ये पूरा पोर्शन ये है, यही फ्लो है. ये मिट्टी में है. नहीं समझ में आ गई पूरी बात? तो फ्लो शाफ्ट और फ्लो शेयर दो चीजें. और इसको कहेंगे मेटल टिप या आयरन टिप. इसका क्या नाम है? मेटल टिप. फ्लो में क्या होता है, ये कन्वेंशनल मेथड है, आजकल कहीं कहीं ये यूज होता है. तो इन दिस a pair of bulls and man can easily operate it. A pair of bulls
एंड अ मैन, इतना ही लोग चाहिए। कैन इजीली ऑपरेट। अब देखो, व्हाट डज इट मीन बाई हो? हो क्या चीज होती है? ये एक तरीके का फावड़ा टाइप होता है, जिससे क्या कर सकते हैं, जमीन के ऊपर से कुछ अगर तो रिमूव किया जा सकता है। However, बस आप ये समझ लें, अभी आपको दिखा भी देंगे, इतना ज्यादा करने की जरूरत नहीं, यही फावड़ा है। ऐसा फावड़ा देखा है आपने? हाँ तो Yes, कुछ sir. लोगों के पास, कुछ लोग इतने गरीब है और कुछ इतने भी गरीब नहीं है, इतने गरीब है वो जाके खेत में फावड़ा चल। अब भाई जिसके पास बैल नहीं है, बैल आसान थोड़ी है, 10-10 हजार के बैल मिलते हैं, वो बेचारा क्या खेती ना करे, फावड़ा लेके जाएगा खेत खोदेगा। सही? तो फ्लो हो गया। वो में क्या क्या चीज होती है? वो में एक रॉड होती है, ओके, और ये बेंट प्लेट, इसको क्या कहेंगे? बेंट प्लेट। वन प्लेट। बेंट प्लेट है। चाहे तो इसके ऊपर ग्रिप भी हो सकता है, तो ग्रिप अगर होगा तो कोई पकड़ करके खींचेगा रस्सी से बांध कर, तो जो कर रहा है उसको और आसानी हो जाएगी। ठीक है? हो को भी तुम चाहो तो फावड़े को बैल में लगा दो तो भी खोदता चले। तो इसलिए तुम्हारी बुक में यहाँ पर भी एक बीन बनी है, वो चाहे तो बैल में भी लगा सकता है, वो ऑप्शनल है। सर ऐसा कोई कर सकता है क्या कि हो को अपने के कमर पे ही बांध के चलता रहे? बट वो फिर जमीन में ऊपर ही ऊपर चलेगा। हाँ। आपको प्रयास करने के, बैल जैसा तो पावर नहीं है। जब बैल भी चलाता है तो वो लोग पकड़ के उसको जमीन में गाड़ते हैं, हाँ। नहीं तो वो भी फ्लो इतना भारी होकर भी वो अंदर नहीं जाएगा, उसको पकड़ के जमीन में गाड़ा जाता है, तब वो खोदता है। बात समझाई? हाँ। तो अगर ह्यूमन चलेगा तो ऐसे ही वो ऊपर ऊपर टकराते टकराते चलेगा, कोई हाँ। काम तो करेंगे। अब देखिए, O is a O has a handle and a bent plate and it is pulled by anyone. O has a handle and bent plate. किसी किसी के पास कभी कभी एक ही बैल होते हैं तो वो हो की मदद से काम ले सकते हैं। हैंडल, ये हैंडल रॉड है एंड बेंट प्लेट, इट इज पुल्ड बाय एनिमल। अभी आजकल जो किसान है इतना मेहनत नहीं करते हैं खेती के लिए, इसलिए वो कुछ ना कुछ ट्रैक्टर लगा देते हैं, क्योंकि आजकल जरा सा भी जर पड़ता है हार्ट में तो ऐसे ही किसी की हार्ट अटैक आ जाता है। तो खेती करना आसान नहीं रह गया, कोरोना काल के बाद से सब बंद हो गया है। जरा सा भी आप देख रहे हो कि डांस करते करते लोग गिर जा रहे हैं, देख रहे हो कि नहीं? हाँ। तो आजकल खेती तो बहुत रिग्रेस जॉब है ना? सो नोबडी टेक्स दैट मच रिस्क, दे आर यूजिंग कैसा, ऑटोमोबाइल्स, ट्रैक्टर्स, हाई टेक मशीनरीज फॉर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स। और ये चीप भी हो गया, आसानी से 1 घंटे का 200 रुपये में ले आते हैं। और साल भर बैल को खिलाओगे वो अच्छा है कि 200 रुपये में 1 घंटे में ले आओ वो अच्छा है? बैल का तुम करोगे क्या साल में? 200 रुपये में 1 घंटे में लाओ, फटाफट करके दे। घर घर में हो गया ट्रैक्टर, किसी से भी मांग लो 200 रुपये दे दो वो भी खुश। चलिए, तो ये हम लोगों ने देख लिया। तीसरी चीज क्या है? कल्टीवेटर। कल्टीवेटर में क्या होता है? एक बहुत बड़ा ट्रैक्टर होता है। ट्रैक्टर तो आप लोगों ने देखा भी होगा। ट्रैक्टर में क्या होगा, कोई बैठ जाएगा, ट्रैक्टर को चला देगा, ठीक है, एंड इन दिस वे जो भी होगा ऐसा ट्रैक्टर हो जाएगा। इसी के पीछे क्या होगा? इसी के पीछे एक ऐसा पूरा फ्रेमवर्क होगा जिसमें बहुत सारे क्या निकले होंगे? कांटे, लो निकले होंगे। जहां जहां से चलेगा वो क्या करेगा? और इसी के ऊपर एक कोई बैठा होगा, वो अपना चलाता रहेगा, ठीक है।
और यहीं पर एक स्टीयरिंग लगी होगी, वो स्टीयरिंग पकड़ के चलाएगा, ऐसा होगा। और यहीं पर धुआं भी निकलता रहेगा। समझ में आया कि नहीं? कल्टीवेटर समझ में आ गया? तो ये ट्रैक्टर ही है, जो कल्टीवेटर नाम है, एक ट्रैक्टर ही है। It is modern equipment which is man driven, ठीक है? It saves labor and time. It is powered by diesel. ये किससे powered है? डीजल। Diesel. It saves time and labor. टाइम भी बचेगा और मेहनत भी। तो ये मॉडर्न इक्विपमेंट में आ गया। अब देखो, तुमने पहला काम कर लिया है, तुम्हारी जमीन लेवल हो गई है। लेवल करने के लिए इसके पीछे चाहो तो एक लकड़ी का बैटन लगा दो। ये जब करता जाएगा तो पीछे एक लकड़ी का बहुत बड़ा लट्ठा, तो उसको इसमें बांध दो, वो लेवल करता चला जाएगा। सही है? वैसे बीच में गड्ढा बना दिया। अच्छा, उसके लिए तुम पहले यहाँ बीज डालना, तब बैटन चलाना। पहले बैटन ऐसे कर दोगे तो फिर तुम्हारा बीज फिर कहाँ डालोगे? तो इसके आगे अब अगली चीज हो गई सोइंग। यहीं पर इसमें कुछ एक सीड ड्रिल फनल डाल दो, फनल से अंदर चलता जाएगा, बैटन से लेवल करते चलेगा। दूसरा काम, पहला काम हो गया प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। अब दूसरा काम क्या है? अब बीज डालो। तो सेकंड प्रोसेस इज सोइंग। नाउ सोइंग में आपको क्या करना पड़ेगा? बीज डालने पड़ेंगे, अच्छी क्वालिटी के बीज डालने पड़ेंगे। नाउ सेकंड स्टेप, सोइंग। सो ओनली गुड क्वालिटी seeds are to be sown in field after preparation of soil. जब प्रिपरेशन हो गया तो सिर्फ अच्छे क्वालिटी के ही बीज बोने चाहिए। जो हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स होंगे वही बोने चाहिए, उससे तुमको ज़्यादा यील्ड मिल जाएगी। पुट सीड्स इन वाटर, वाटर में डालो, ठीक है? द सीड विच फ्लोट ऑन वाटर are of poor quality and will not germinate. तुम हाथ में बहुत सारी मटर, सूखी मटर पानी में लेके डालो, देखो कि जो मटर हवा में, वो पानी में तैर गई, वो बेकार, उसमें टोर्नोप्लास्ट है ही नहीं, वो फिर जर्मिनेट नहीं करेगा। अगर मिट्टी में बोओगे तो मर जाएगा, पौधा ही नहीं देगा। जो डूब गया उसी को बोलो। द सीड विच सिंक्स इन वाटर, द सीड्स विच सिंक इन वाटर आर ऑफ गुड क्वालिटी, और वो जर्मिनेट कर जाएंगे एंड विल जर्मिनेट। इस तरीके से हम सीड की चेकिंग करेंगे, ठीक है? जो HYV सीड सी हमें डालनी चाहिए, इसका क्या मतलब है? हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स आर टू बी सोन। अच्छा, इसके सोन करने का तरीका क्या है? इट कैन बी सोन बाई सीड फनल और सीड ड्रिल, दो तरीके से कर सकते हैं। इट कैन बी सोन बाई सीड फनल और सीड ड्रिल। सीड फनल में क्या करते हैं? जो आप लोगों ने पैड के पीछे, ठीक है, मान लीजिए इनके पीछे आपने
यहाँ पर फ्लो लगाया और उसी फ्लो में फनल लगा दीजिए। ये तो इसी ये आपने फ्लो शेयर लगा दिए, फ्लो शेयर के आगे यहाँ एक फनल लगा दो। उस फनल से क्या होगा, जैसे जैसे इसमें सीड डाल दो, इसी में अटैच कर दो, ऐसी फनल होगी। अब धीरे धीरे जब तुम इसमें सीड डालोगे तो ये फ्लो करता जाएगा और उसी के साथ क्या आपका खेत भी हो जाएगा। तो इन दिस वे द पर्सन कैन, ठीक है, इसको ऑपरेट कर सकता है। ये ऐसे चले, ये सीड फनल, तो सीड फनल इसको ऑपरेट कर देती है। क्या नाम बेटा आपका, किस क्लास में? दिस इज सीड फनल। इतनी बात तुमको समझ में आ गई? सीड फनल भी यूज कर सकती हो रिद्धिमा, और एक है सीड ड्रिल। जरा सीड ड्रिल देखो, ये कन्वेंशनल मेथड है, पहले यूज किया जाता था। इसमें क्या किया जाता था कि ऐसी फनल, ऐसी कोई बड़ी फनल होगी जो बहुत लंबी होगी, इसमें पाइप लगा दिया जाएगा और ऐसी फनल को लगा दिया जाएगा, इसमें थोड़े थोड़े सीड डाले जाएंगे, नीचे तक जाएगी, लंबा पाइप लगा दो, उसी में बांध दो रस्सी से, थोड़ा थोड़ा सीड डालो, निकल जाए। तो सीड फनल भी यूज कर सकते हो। दूसरा क्या यूज कर सकते हो बताओ? सीड ड्रिल भी यूज कर सकते हो। सीड ड्रिल में क्या यूज करोगे? नाउ इन केस ऑफ सीड ड्रिल, जो आपके पास कल्टीवेटर था और उसके पीछे जो आपने प्लो लगाया, तो प्लो में ही अंदर पाइप रहते हैं, इसमें तो कल्टीवेटर है और इसी में कई तरफ से पाइप इन सब में जाएंगे और ये पाइप, इसके ऊपर ये पाइप, इसमें फनल लगा दो, ये जाएगा तो इन सब के नीचे एक एक दाने गिरते चले जाएंगे। ये सीड ड्रिल है। सीड ड्रिल भी यूज किया जा सकता, ठीक है। इट इज सीड ड्रिल इज यूज्ड along with ट्रैक्टर। और इससे फायदा क्या होता है? By this seeds are sown at equal distance। इससे सीड समान दूरी पर ही होंगे, इक्वी डिस्टेंस। Seeds are sown at equal distance। तो सीड इससे इक्वल डिस्टेंस पर उगाए जा सकते हैं। दिस इज कॉल्ड सीड ड्रिल। अब आगे का देखो, सीड ड्रिल आपने देख लिया ना। अगली चीज बताई गई आपने, तो सीड को इस्तेमाल कर लिया है। अब आप मैन्योर डालें। तीसरा प्रोसेस है एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। तो मैन्योर एंड फर्टिलाइजर डालो। ओके, अब इसे कैसे करेंगे? दैट इज सीड ड्रिल। अब देखिए सीड ड्रिल, सीड ड्रिल जरा देखें कैसा होता होगा। पीछे से क्या लगाया इतना बड़ा?
ये भी ड्रिल है, देखो इसमें क्या है, छोटा ऐसे डाल दो तो एक सीड गिरता चला जाएगा। समझ में आया कि नहीं? तो इसके अंदर सीड भर दिया, ये भी सीड ड्रिल है। समझ में आया? एक भी डिस्टेंस में हो रहा है कि नहीं? ये देखो इसमें भर दिया, और फिर इसके बाद इसको घुमाएंगे तो क्या होगा? अब ये भी एक सीट जा रहा है और धीरे धीरे वही बोल दिया जाए। ये देखो इसी में सीट फ्लोइंग भी होती जा रही है। पहली नजर में लगा कि ये लोग आप समझ में आ गया ना आपको? सीट ड्रिल कैसा कैसा अलग अलग तरीके के आपको दिखाते हैं। ये भी एक नई मशीन है कौन सी? जो कि सीट ड्रिल है। ये देखो ये अलग अलग दो दे रहे हैं एक साथ, ठीक है? चलो ये तो आपने देख लिया, एक और चीज देख लें, वो देख लें। एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। मैन्योर क्या होता है? मैन्योर इज ऑर्गेनिक सब्सटेंस। अब आपने छोटे छोटे पौधे उगा दिए तो क्या उनको एनर्जी नहीं चाहिए, न्यूट्रिशन नहीं चाहिए? सो मैन्योर इज ऑर्गेनिक इन नेचर। और ये बनाया कैसे जाता है? इट इज प्रोड्यूस्ड बाय डिकम्पोजिशन ऑफ, produced by decomposition of farm waste। अपने खेत में से पराली होती है, खेत के नीचे का, वो सब आप क्या करो, डिकम्पोज कर दो, जमीन में गाड़ दो। और काऊ डंग, सबसे ज्यादा महंगा काऊ डंग का मैन्योर मिलता है। काऊ डंग, किचन वेस्ट, इन सबसे हम बना सकते हैं। इसको क्या करेंगे? A pit is dug and these waste, organic waste, are put it in and covered with soil. After 15 days manure is laid। एक गड्ढा खोदो, क्या करना पड़ेगा? A pit is dug and ऑर्गेनिक वेस्ट, जितना भी तुम्हारे घर में है जो पेड़ पौधों का वेस्ट है, हाँ ये सभी ऑर्गेनिक है क्योंकि प्लांट से निकल रहे हैं। ऑर्गेनिक वेस्ट इस पुट इन पिट, इस पिट में डाल दो एंड कवर इट विद, अब किससे कवर कर दो? विद सॉइल। आफ्टर 15 डेज क्या होगा? आफ्टर 15 डेज बाय माइक्रोबियल एक्शन, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ना वो इसको बदल डालेंगे। बाय माइक्रोबियल एक्शन इट इज कन्वर्टेड इनटू, ये क्या बन जाएगा? कंपोस्ट। कंपोस्ट को खाद कहते हैं। क्या चीज है? खाद। ये खाद है, ये उर्वरक है। फर्टिलाइजर को क्या कहते हैं? उर्वरक। अगर मान लीजिए उसके अंदर में आप वर्मी फॉर्म डाल देंगे, अर्थ वॉर्म, तो इसका नाम वर्मी कंपोस्ट हो जाएगा। जरा चेक करो, 1 kg अर्थ वॉर्म। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो 70 रुपए का मिलता है, अमेजॉन पे मंगा सकते हैं। अमेजॉन में जाके 70 रुपए का मिलता, घर में जिंदा दे जाएगा, पॉलीथीन बंद रहेगी, मॉइस्ट रहेगा, 1-2 दिन में मरते नहीं है। तो इससे क्या होगा? इफ अर्थ वॉर्म इज एडेड इन इट, सबके गमलों में जिसके घर के ऊपर गमले लगे खोदोगे 1-2 तो अर्थ वॉर्म निकल जाता है। इफ अर्थ वॉर्म इज एडेड इन इट, अर्थवॉर्म मिट्टी को अपने आप ही उपजाऊ बना देता है और मॉइस्ट रखता है। इज एडेड इन इट, इट इज कॉल्ड वर्मी कंपोस्ट।
कुछ लोग खेतों की मल्चिंग भी कर देते हैं। एक खेती हुई रबी की फसल, उसकी जुताई कर दी हरी हरी, उससे भी उसको ग्रीन मैन्योर कहते हैं। इतनी बात तुमको समझ में आ गई? अगली बात समझो, दैट इज, ये जितनी चीजें हम लोगों ने देखी हैं, मैन्योर के क्या क्या फायदे हैं बताओ। जो मैन्योर है वो बहुत अच्छे नेचर का होता है, लाइट होता है और लॉन्ग पीरियड तक चलता है, लाइट इन वेट होता है, ठीक है। ये सारे इसकी अच्छे फीचर्स हैं। सही है, यही बात है। और कोई इसका कोई नुकसान नहीं होता है, खेतों के लिए फायदेमंद भी होता है, साइड इफेक्ट्स नहीं होंगे। फ्रेंडली टू माइक्रोब्स होता है, ठीक है। अब आगे की बात है। Now, it is light in weight, it is porous. ये कैसा होगा? ये देखो, ये मैन्योर है, it is very light. अगर ये खाद को तुम बना लोगे तो मिट्टी में मिला लोगे, तो ये देखो, इसको छू के देखो, क्या ये मिट्टी की तरह की भारी की हल्का लग रहा है? तो ये चीज है, इसमें पानी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होगी, है कि नहीं? इट इज सो लाइट, ये गार्डन सॉइल है। अब वो लोग प्लॉट से मिट्टी उठाओगे तो क्या ऐसी रहेगी कि बहुत भारी रहेगी? भारी हो सकती वो है, भारी हो सकती है। ये मैन्योर जो है बहुत ज़्यादा हल्की है, हल्की हो जाएगी, घास लग रही है। सही है। तो ये मैन्योर देखो कितना हल्का है, मिट्टी से तो हल्का ही है। तो इससे क्या पता चलता है मैन्योर की क्या क्या खासियत होती है? इसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है, लॉट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर है। अगर तुमने इसे खेत में ज्यादा डाल दिया तो क्या खेत में पौधे जल जाएंगे क्या? नहीं, कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा, और अच्छे ही हो जाएंगे। अब पोरस भी है, तो इस वजह से अब जरा देखें कि मैन्योर के क्या क्या फीचर्स होते हैं। जितना आज पढ़ाया जा रहा है वो भी कल आएगा। तो मैन्योर हैज लॉट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, इसमें बहुत ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर होगा। इट हैज, अगर इसको गीला कर दो तो पानी नीचे नहीं जाएगा, इसी में रहेगा। लार्ज वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, और रेत में डालो तो पानी नीचे चला जाएगा जमीन के अंदर, इसमें नहीं जाता, ये गीली रहेगी। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है। अच्छा, इट इज मेड इन फार्म्स, कहाँ बनाया जाता है? फार्म में, फार्म्स खेत एंड में। फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री ऑफ कॉस्ट। इट कैन बी यूज्ड इन लार्ज क्वांटिटी, बहुत ज्यादा भी यूज कर सकते हो। इट इज फ्रेंडली टू अर्थवॉर्म, अभी अर्थवॉर्म दिखाया था आपको, ये देखो, इट इज फ्रेंडली टू अर्थवॉर्म्स। वहां पर भी 3-4 अर्थवॉर्म रखे हुए हैं, वो नीचे लिखा है ना एनिलिडा में, अर्थवॉर्म। तो ये सारी चीजें हैं। इतनी बात तुम्हें समझ में आ गई? अर्थवॉर्म के लिए फ्रेंडली है। इट इज नॉट न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक, क्या तुम कह सकते हो उसमें सोडियम ज्यादा है कि पोटेशियम? कुछ भी नहीं कह कुछ सकते भी ना। नहीं। पता नहीं क्या है, पता नहीं खेत से है कि काऊ डंग से, कोई जानता है? तो इट इज नॉट न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक। इट मेक्स सॉइल पोरस, ये सॉइल को क्या करता है? हवादार बनाता है।
इट मेक्स टेक्सचर ऑफ सॉइल बेटर। सॉइल छूने में अच्छी लगेगी कि बेजान लगेगी? सो इट मेक्स सॉइल फर्टाइल, और ज्यादा उपजाऊ बना देगा। टेक्सचर ऑफ सॉइल छूने में कैसी लगेगी? टेक्सचर ऑफ सॉइल इम्प्रूव्स, इससे बढ़ जाती है। अगर तुमने मैन्योर यूज किया तो इसके लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स हैं। मैन्योर अगर तुम्हारे खेत से पड़ा है तो 15 दिन चारपाई पे लेटे रहो, खेत जाने की भी जरूरत नहीं, वहाँ अपना मजे से तुम्हारा काम कर रहा है। सो इट गिव्स लॉन्ग टर्म बेनिफिट, और साथ में ये सॉइल की सस्टेनेबिलिटी बढ़ाता है, सतत पोषणीयता। सॉइल भरोसेमंद हो गया। मैन्योर पड़ा है ना, कुछ नहीं होगा, फसल उगती रहेगी। तुम जाओ भी मत आज खेत, हवा भी मिल रही है, तमाम भी मजे से काम कर। मतलब सिर्फ खेत को जाके एक नजर देखकर फिर आके सो जाओ। 1 महीने बाद जाओ वहाँ पे खेत में अपना गन्ने तोड़ के खाओ। दैट इज फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर ये जो डिब्बियों में भरे इस तरीके के कलर के और शेप के फर्टिलाइजर, ये जो डिब्बी में दिख रहे हैं ना, ये सब केमिकल्स होंगे। इनको थोड़ा थोड़ा पानी में मिला मिला के डालना है। ज़्यादा डाल दोगे फसल भी जल जाएगी तुम्हारी। ये 100 रुपए के थोड़े थोड़े आते हैं, आधा किलो। बात समझ आ गई? फर्टिलाइजर्स आर मेड इन फैक्ट्रीज। किस में बनाए जाते हैं? मेड इन फैक्ट्रीज। और क्या ये फ्री में मिलते हैं? नहीं। It needs money to purchase them. It is used in a small amount. ज़्यादा नहीं यूज कर सकते हो। It is used in a small amount. क्या ये न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक है? जिंक डालना है तो जिंक सल्फेट यूज करो, पोटेशियम डालना है तो पोटाश। इट इज न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक। इट अगर मान लीजिए न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक, इट हैज नो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, नो ऑर्गेनिक मैटर, कुछ भी नहीं है इसमें। इट हैज नो water holding capacity, it has no organic matter। क्या ये अर्थवाम के लिए अच्छा है? वो मर जाएंगे। It is not good for earthworm। earthworm जरूरी है फील्ड के लिए, वो मिट्टी की जीवंतता बनाए रखते हैं। ऐसा हो जाए। इट गिव्स शॉर्ट टर्म बेनिफिट। अगर तुमने फर्टिलाइजर डाला तो थोड़े दिन के लिए फसल लहलहाओगे, लेकिन ज्यादा लंबे समय में फर्टिलाइजर अच्छा काम नहीं करेगा। इट गिव्स शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स। इतनी बात समझ में आ गई? तो ये फर्टिलाइजर है। कुछ फर्टिलाइजर के नाम लिखो। NPK नेम क्या है? एग्जांपल बोलो। सुपर फॉस्फेट, यूरिया, और बोलो पोटाश, और NPK। इसमें 2 एग्जांपल बताओ। काऊ डंग मत डाल देना, सब सड़ जाएगी फसल। काऊ डंग से बनने वाला जो है काऊ डंग कंपोस्ट लिखना। उसको कंपोस्ट छोड़ जरूर देते हो। ये नहीं कि गाय ने कहा चलो गोबर करो हमारे खेत में, सब खराब कर देगा तुम्हारा। कंपोस्ट मतलब उसको कुछ दिन तक रख के फिर 2 डालते साल। हैं। काऊ डंग है तो 2 साल रखना। 2 साल रखना काऊ पड़ेगा। डंग इतना पावरफुल है, लेकिन फिर 2 साल रखते हुए। अगर तुमने ऐसे 6 महीने की काऊ डंग डाल दी, सब फसल जल जाएगी। ये तो बात समझ में आ गई? तो ये इसके एग्जांपल्स हैं। अब इन दोनों के बीच अगर डिफरेंस आता है तो भी आप लिखेंगे। वर्मी कंपोस्ट। रिद्धिमा, लवलेश,
आरुष composed आरुष प्रत्युष हेमंत